द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी भावी अध्यापकों का स्वागत करता है। उत्तर प्रदेश से संबंधित सुपर टेट के प्रैक्टिस सेट को कर रहे सभी फटाफट स्टूडेंट जुड़ जाएं और फ्रेंड के साथ भी वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे भी उनको भी प्रैक्टिस सेट से जुड़ने का मौका मिल सके। तो चलिए फटाफट शेयर कर दीजिए। उसके बाद जो हम लोग देखेंगे, हमेशा की तरह 150 प्रश्नों को इसमें देखेंगे यानी कवर करेंगे, और आप लोग भी हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में अपने आंसर को लिखते रहेंगे, जो भी आंसर आता रहेगा। ठीक, चलिए बहुत अच्छे। यहाँ पे पहला पोर्शन जो है हिंदी का लिया गया है। इसमें एक और दो प्रश्न जो है, एक दो प्रश्न यानी पहला और दूसरा प्रश्न ये गद्यांश से लिया गया है। गद्यांश यहाँ है, यहाँ संसार से शुरू है। इसको आप लोग यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे पढ़ेंगे। उम्मीद है पढ़ लिए होंगे, नहीं पढ़ पाए हों तो वीडियो को रोक कर आराम से पढ़िएगा। ठीक, ये भी पढ़ लिए होंगे। ठीक, चलिए बहुत अच्छे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बताइए फटाफट। जैसे इसमें पूछा गया है कि जो भी गद्यांश पढ़े हैं उसमें किस बात के प्रति सतर्क किया गया है। तो गद्यांश में किस बात के लिए सतर्क किया गया है ये बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए बताइए। ऑप्शन है बुद्धि के अतिरेक के प्रति, कल्पना के अतिरेक के प्रति, यथार्थ की कांकीय अभिव्यक्ति के प्रति, या फिर सौंदर्य के अतिरेक के प्रति। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, चलिए फटाफट बताइए। बहुत अच्छे, सही हो जाएगा कल्पना के अतिरेक के प्रति जो है यहाँ पे गद्यांश में इसी बात के लिए सतर्क किया गया है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और अगले प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, इसमें सुंदर वस्तु जीवन की विविधता के साथ क्या करती है? व्यवस्थित होती है, विच्छिन्न करती है, समन्वय करती है, या फिर सामंजस्य करती है। दूसरे प्रश्न का ऑप्शन बताइए फटाफट, कौन सा सही हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे, तो ये जो है सामंजस्य करती है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से ग्रामर का पोर्शन है। इसमें मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी, ध्यान से पढ़िएगा। मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी, तो यह किस तरह का वाक्य है? जैसे सरल वाक्य है, संदेह वाक्य है, या फिर संदेहवाचक वाक्य है, या फिर मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट है संयुक्त वाक्य है। फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए आंसर को। चलिए यहाँ पे सी बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही। मालिक ने कहा, उसके बाद फिर कि कल छुट्टी रहेगी, तो यहाँ पे ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। सी बिल्कुल सही ऑप्शन इसका होगा। और इसी के साथ चौथे प्रश्न पे चलते हैं। चौथा प्रश्न आपके, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? जैसे मान लेते हैं कोई शब्द लिखा गया है, तो उसके ब्रैकेट में कोई उसको समझाने के लिए सरल वाक्य लिखना हो तो ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं। ठीक, क्लियर। तो यानी कोष्टक उसको कहते हैं। सी बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। सी सही होने के साथ अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर का, पढ़ रहा था, इनमें कौन सी क्रिया है? संयुक्त क्रिया है, सामान्य क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, या फिर असामान्य क्रिया है? क्वेश्चन अच्छा है, आप लोग को बताना है, फटाफट बताइए। तो पढ़ रहा था, इसमें जो ये क्रिया है, ये क्रिया संयुक्त क्रिया हो जाएगी। ऑप्शन नंबर पहला ही इस प्रश्न का बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ अगला 6ठा नंबर का प्रश्न है, प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? सार्वनामिक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, गुणवाचक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका जो सही होगा वो डी ऑप्शन यानी गुणवाचक बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, डी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, तो इसमें जो बुढ़ापा शब्द लिखा गया है यह किस प्रकार का संज्ञा, मतलब किस प्रकार की संज्ञा है? भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक। तो बुढ़ापा जो है ये ध्यान रखिएगा, बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा होती है हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। और फर्स्ट ऑप्शन सही होने के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, पानी में कुछ गिर गया है। पानी में कुछ गिर गया है, तो रेखांकित शब्द का सर्वनाम चुनना है। शब्द है ये, इसका कौन, ये जो है किस प्रकार का सर्वनाम है? निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, प्रश्नवाचक है, या फिर संबंधवाचक है? 8वें प्रश्न का आंसर बताइए फटाफट। बहुत अच्छे। देखिए, जो भी सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु व्यक्ति का बोध नहीं कराते हैं वरन अनिश्चित वस्तु की ओर इंगित करते हैं, आशंकित करते हैं, उन्हें अनिश्चित कहा जाता है, क्योंकि कुछ में कोई पता नहीं है कितना है, तो ये अनिश्चित है, यानी भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। चलिए बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है कि इसमें जो जिसका उच्चारण स्थान जो है कंठ तालु है, वो कौन सा यहाँ पे वर्ण होगा? ओ है, आए है, आ, हा है, छा है। कंठ तालु के
वर्ण को ढूंढना है। तो चलिए बताइए फटाफट। तो यहाँ पे आय जो है बिल्कुल सही ऑप्शन, यानी बी बिल्कुल सही ऑप्शन। यही जो है कंठ तालव्य ध्वनियाँ होती हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। और ये दोनों होते हैं जुड़वा जो होते हैं, ए और ये ए है, एक मिनट क्या हो रहा है भाई, ये आय है और ए भी होता है, ये भी ध्यान रखिए। ये दोनों क्या है, कंठ तालव्य होते हैं। ठीक, क्लियर। चलिए और इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? विदुषी होगा, विद्वंती होगा, या फिर विद्यामती होगा, या फिर विद्यावंती होगा। दोस्तों में प्रश्न का ऑप्शन है, बहुत अच्छे। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, विदुषी बिल्कुल सही। विद्वान का जो स्त्रीलिंग होगा वो विदुषी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। इसमें तत्सम शब्द का चयन करना है। धरती है, गणना है, नारियल है, कांच है। तो तत्सम शब्द कौन है? तत्सम शब्द का तात्पर्य ये है कि जो भी संस्कृत से निकले हुए शब्द हैं उनको तत्सम शब्द कहा जाता है। ठीक, चलिए बताइए कौन सा हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल, गणना जो है ये तत्सम शब्द का उदाहरण, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है अत्यंत में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो अत्यंत में अति उपसर्ग लगा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। भाववाचक का सर्वनाम उदाहरण जो है कौन सा है? भाववाचक का, जैसे शेरनी बच्चों को दूध पिलाती है, ओ माफ़ कीजिए, शेरनी बच्चों को पालती है, धूप में चला नहीं जाता, पीरिया से खाना बनाया जाता है, पीरिया से खाना बनवाया जाता है, शेर शिकार करते हैं। 13वें का प्रश्न का कौन सा सही होगा? यहाँ पे बी बिल्कुल सही, धूप में चला नहीं जाता, यही भाववाचक का उदाहरण है। भाववाचक का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, चलिए बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है पंचवटी में कौन सा समास है? देखिए इसमें 5 वटों का जो समाहार है उसी को पंचवटी कहा गया है। और कहीं प्रथम जो पद होता है वो संख्यावाची होता है, और जो अंतिम पद होता है वो भी संख्या क्या कहते हैं, संज्ञा पद होता है। तो वहाँ पे आपका द्विगु समास का वो उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न, जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाता है वह कौन सा अलंकार होता है, ये बताना है। चलिए फटाफट आप लोग बताइए। क्वेश्चन अच्छा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा 15 का, वो भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे विभावना अलंकार का ये उदाहरण है। और बात करते हैं कि जहाँ बिना कारण के कार्य होते हैं, अगर उसका एग्जाम्पल लें तो जैसे बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधिनाना। यानी कि जिसके पास पैर नहीं है वो चलता है, जिसके पास कान नहीं है वो सुनता है, और जिसके पास मतलब क्या कहते हैं ताकत नहीं है, कर बिनु कर्म करे विधिनाना। यहाँ पे मतलब जो काम करने लायक नहीं है वो भी काम करता है। तो यहाँ पे ये बिना कारण के कार्य होना पाया जा रहा है। ठीक, तो इस प्रकार से विभावना अलंकार का ये उदाहरण है। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, यहाँ पे गोद लिया हुआ पुत्र को एक शब्द में क्या कहेंगे? क्वेश्चन अच्छा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही होगा वो बी ऑप्शन दत्तक बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है, आँख का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? बहुत अच्छे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा, आँख का पर्यायवाची शब्द जो नहीं है वो धात्री नहीं है, बाकी चक्षु लोचन अच्छी ये सभी आँख के पर्यायवाची हैं। डी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला रसराज का जो है, रसराज को रसराज क्यों कहा जाता है, यानी किस रस को रसराज कहा जाता है, ये पूछना गया है। इसमें थोड़ा मैंने पढ़ने में पहले गलती किया है। चलिए बताइए आप लोग फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है। किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस, वीर रस, शांत रस, करुण रस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो पहला ही ऑप्शन, श्रृंगार रस को ही रसराज का उदाहरण दिया गया है। जहाँ पे नायक और नायिका के मिलने और प्रेम की क्रियाओं का वर्णन किया जाता है उसी को हम लोग जो है श्रृंगार रस या संयोग रस का उदाहरण देते हैं। ठीक, चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, पद्मावत किस भाषा में लिखी गई है? अवधी में, ब्रजभाषा में, खड़ी बोली में, या फिर फारसी में? तो यहाँ पे बात करते हैं पद्मावत की। पद्मावत को जो लिखा गया था वो 1540 ईस्वी में लिखा गया था। और यह भक्ति काल के निर्गुण धारा के प्रेमाश्रयी सूफी संत जो मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं उन्हीं के द्वारा ये रचना इसकी लिखी गई, मतलब ये जो है लिखी गई है, ये भी ध्यान रखिएगा। और उन्हीं के द्वारा जो है अखरावट, आखिरी कलाम, चित्रलेखा, कहरनामा,
जो है मसल नामा या कान्हावत, ये सभी किसके द्वारा लिखी गई है? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये अवधि में लिखी गई है, ये भी ध्यान रखिएगा। को पद्मावत अक्षर में लिखी गई है, अवधि भाषा में लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मंगल भवन अमंगल हारी हनहु सो दशरथ अजर बिहारी, बहु सो दशरथ अजर बिहारी, ये पंक्ति लिखी गई है। ठीक, एक बार और पढ़ लीजिए, मंगल भवन अमंगल हारी हमहु सो दशरथ अजर बिहारी। तो यहाँ पे इस पंक्ति का छंद कौन सा दिया गया है, यानी कि इस पंक्ति में कौन सा छंद है ये बताना है। दोहा है, चौपाई है, सोरठा सर दोहे, यहाँ पे सवैया लिखा गया है। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ये पंक्ति जो लिखी गई है ये आपका चौपाई है। ठीक है, हनुमान चालीसा का ये क्या है? चौपाई है। हनुमान चालीसा के लिए गया है, जो कि गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है। क्लियर, माफ़ कीजिए, रामचरितमानस से ये लिया गया है, ना कि हनुमान चालीसा। ठीक, हनुमान चालीसा में है लेकिन रामचरितमानस से ही लिया गया है। तो भी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ इंग्लिश का पोर्शन शुरू होता है। यहाँ पे पहला जो है ये पोएट्री दी गई है। इस पोएट्री को आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद अभी जो है क्वेश्चन बॉक्स में आप लोग कमेंट करके जो है कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। उम्मीद है पढ़ लिए होंगे। अगले पेज पर चलते हैं, तो इसको भी उम्मीद है पढ़ लिए होंगे। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन 21 नंबर का आपकी स्क्रीन पर है। इसमें पूछा गया है कि जो है द फ्रेज इन द पोएम्स दैट कन्वेज द सेम मीनिंग्स एज, यहाँ पे इसका जो है सेम मीनिंग क्या होगा? जैसे अलॉन्ग द टिप ऑफ द सी इज, तो इसकी सेम मीनिंग कौन सी है यहाँ पे? तो यहाँ पे इन इंड ऑफ द लैंड, ऑप्शन नंबर पहला ही बिल्कुल सही ऑप्शन, यानी ए ऑप्शन सही होगा। इसी के साथ अगला आप लोग पढ़िए इसको। यहाँ पे सुटेबल कंजक्शन को भरना है। कौन सा सही कंजक्शन भरा जाएगा? व्हेन, फील, देन या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो फील किया जाएगा वो फील भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न यानी 23 नंबर का प्रश्न है। इसमें आपको यहाँ पे देखिए ध्यान से, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पहचानना है। यानी कि ये वी कैन नॉट पंप द ओशियन ड्राई, तो इसमें जो है ये क्या है? सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, या दोनों है? इस यानी इस सेंटेंस में क्या क्या है? 23 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही, यहाँ पे सब्जेक्ट है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल यानी ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, और इसमें आपको डायरेक्ट माफ कीजिए इनडायरेक्ट स्पीच में इसको बदलना है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, यहाँ से देखिए ध्यान से, तो ये आपको क्वेश्चन दिख जाएगा। जैसे शी सेड हाउ स्मार्ट यू आर, यानी यू हाउ स्मार्ट यू आर शी सेड, उसने कहा कि तुम कितने स्मार्ट हो। ठीक, चलिए बताइए कि तुम इतने स्मार्ट कैसे हो। तो चलिए देख लेते हैं इसका जो है नरेशन में बदलना है इनडायरेक्ट में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही है वो भी बिल्कुल, सी एक्सक्लैम्ड दैट ही वाज वेरी स्मार्ट, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला 25 नंबर का प्रश्न है। इसमें आपको इस सेंटेंस को पूरा करना है और क्या भरा जाएगा? आर्टिकल भरना है आपको। तो यहाँ पे आर्टिकल ए एन भरा जाएगा। क्यों? क्योंकि अम्ब्रेला में जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो वावेल का होता है। ठीक, यानी कि स्वर का होता है। आ निकल रहा है ना, अम्ब्रेला। ठीक, चलिए तो यहाँ पे ए बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, ये पैराग्राफ्स लिखा गया है। पैराग्राफ्स को आप लोग आराम से पढ़िएगा, उम्मीद है पढ़ लिए होंगे। ठीक, चलते हैं अगले पेज की तरफ। नहीं पढ़ पाए तो वीडियो को रोकिए और आराम से पढ़िए। ये इसका अगला पेज है। नेक्स्ट है, यहाँ भी है, साथ पढ़ लिए हैं। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन 26 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पे द माइटी साउल रेफर टू इन द एबव पैसेज, यानी पैसेज में जो ये शब्द लिखे गए हैं द माइटी सॉल, इसका रेफरेंस क्या होगा? यानी कि किसके द्वारा ये लिखी गई है ये बताना है। तो चलिए देखते हैं। 26 ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही, यानी महात्मा गांधी इसके वो हैं रेफर्ड हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, राइट द फेमिनिन फ्रॉम द मोंक, मोंक और फेरियर इन दोनों का फेमिनिन बताना है। तो यहाँ पे इसका नन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन। क्लियर, चलिए इसी के साथ हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। और यहाँ पे अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। इसमें सेंटेंस को कंप्लीट करना है। यहाँ पे खाली स्थान जो लिखा गया है यहाँ पे क्या भरा जाएगा? ये 4 ऑप्शन आपके हैं। टू है, फ्रॉम है, ऑफ है, एट है।
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो भरा जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो भरा जाएगा कौन सा है, पहला ही यानी 2 भरा जाएगा। सो मैनी सर्वेंट्स अटेंडेंट टू हिम ड्यूरिंग हिज इलनेस, ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है 29 नंबर का, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, इट वाज बाइटर कोल्ड। 29 नंबर का प्रश्न ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन क्यों सही हो जाएगा, क्योंकि इस वाक्य में इट वाज बैटरली कोल्ड सही है, ठीक, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपका जो है ये मेंशन द कॉमन सुइटेबल प्रीफिक्स, माफ कीजिए प्रीफिक्स नहीं है, सफिक्स जोड़ना है। कौन सा सफिक्स जोड़ेंगे तो सही शब्द बन जाएगा। तो पहला ही स्टेयर जोड़ देंगे, स्टेयर स्पिन हो जाएगा और स्टेयर, ठीक, तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, पढ़ लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे स्पिनिस्टर हो जाएगा और पंस्टर हो जाएगा और स्ट्रंग संगस्टर हो जाएगा, यानी जो सफिक्स होते हैं वो पीछे लगते हैं, ठीक, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जुड़ेंगे तो ये सही होगा, ठीक। अगला पोर्शन संस्कृत का, संस्कृत के केवल आंसर को बताएंगे हम, आप लोग मिलान करते चलिए आंसर को, जो भी सही है, ठीक। ये नहीं सही होता तो कमेंट बॉक्स में जरूर छापिएगा। तो चलिए देखते हैं 31 नंबर का प्रश्न पहला ही सही हो जाएगा, ठीक, और पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ अगला प्रश्न है आपका यानी 32 नंबर का प्रश्न है और इसका ऑप्शन जो सही होगा वो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे जो उपसर्ग प्रयोग हुआ है निसुपसर्ग लगा है इसमें। अगला प्रश्न है निशा पद्मी कौन सी संधि है, 33 नंबर का प्रश्न है, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है 34 नंबर का प्रश्न, इसमें ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। यहाँ पे मति शब्द का जो द्वितीय विभक्ति है, द्वितीय द्विवचन का रूप है वो कौन सा है, तो मति है। इसी के साथ नेक्स्ट है अभ्यता में अव्यय शब्द का सही अर्थ कौन सा है, तो चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे दोनों ओर इसका अर्थ है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है 36 नंबर और 36 नंबर में ये एक सूक्ति लिखी गई है, ये सूक्ति किस से लिया गया है ये बताना है। चलिए उम्मीद है दिख रहा होगा आप लोग को। तो यहाँ पे ये जो लिया गया है मृक्ष कटिक से लिया गया है, यानी मृक्ष कटिक में लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है अंतस्थ वर्ण कौन से हैं, अंतस्थ वर्ण कौन से हैं ये बताइए फटाफट। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन या रा ला वा सही हो जाएगा, ठीक, क्लियर। चलिए बहुत अच्छे, फर्स्ट ऑप्शन सही होने के साथ अगले प्रश्न में हम लोग बढ़ चलते हैं। 28 नंबर का प्रश्न 38 नंबर का प्रश्न है, 28 बोल रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला यानी द्वितीय बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे ये सारे शब्द जो लिखे गए हैं इनमें विभक्ति का जो प्रयोग हुआ है द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट है खलापद में विलोम शब्द कौन सा है, चलिए फटाफट बताइए, इसका विलोम शब्द बताना है। बहुत अच्छे, तो इसका विलोम शब्द साधु हो जाएगा। खला का क्या होता है, साधु होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन। और अगला प्रश्न है 40, यहाँ पे ये पंक्ति लिखी गई है, इसको आप लोग पढ़िए, नीचे इसका इसी पंक्ति से क्वेश्चन बना है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है का स्वर्गः दपि श्रेष्ठा, तो इसका आंसर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे जननी जन्मभूमि ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, क्लियर। चलिए संस्कृत का पोर्शन हो गया, विज्ञान का पोर्शन आया है। इसमें कहा गया कि चश्मे बनाने में किस कांच का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन अच्छा है, सभी प्रकार के जो भी कांच हैं, क्रूक्स कांच हैं, फ्लंट कांच हैं, सोडा पोटास कांच है या फिर साधारण कांच जो भी हैं, इनको आप लोग अच्छे तरह से याद कर लीजिए कौन कांच किस में प्रयोग में आता है, ठीक। और ये क्वेश्चन हमेशा जो है इम्पॉर्टेंट है, ये हमेशा परीक्षाओं में आपके पूछे जाने वाले प्रश्न हैं ये टाइप के, ठीक। चलिए नोटबुक और पेन साथ में लिए हों तो नोट कर लीजिए और नहीं तो लेकर नोट कर लें, ठीक। जैसे बात करते हैं चश्मे बनाने के लिए जो है जो कांच का प्रयोग किया जाता है उसको क्रूक्स कांच के नाम से जाना जाता है, यानी पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक, क्लियर। चलिए और इसी के साथ अगला प्रश्न जो है ये जो किस चश्मे की बात किया जा रहा है ये भी ध्यान रखिएगा। इसमें जो है जैसे दुर्लभ तत्वों से ऑक्सीजन जो सीरियम ऑक्साइड होते हैं CO2, ये या पराबैंगनी किरणों को जो अवशोषित कर लेते हैं, वो इस टाइप के शीशे का बात इसमें किया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न जो है ये बेरियम को आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने के लिए जो है कितने इलेक्ट्रॉनों को खोना होता है।
तो बेरियम का जो परमाणु क्रमांक है वो 56 है, सभी को मालूम है कितना है, 56 है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम लोग करेंगे तो 2 8 फिर 18 फिर 18 और उसके बाद 8 और फिर 2, तो ये 2 का क्या करेगी, मुक्त कर देगी। कितना मुक्त करेगी, 2 करेगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो होगा बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को इसको खोना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, किसका स्राव जिगर से होता है। तो किसका स्राव जो है जिगर से होता है, चलिए बहुत अच्छा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है पित्त का होता है, डी बिल्कुल सही ऑप्शन। जिगर कह लें, ठीक, यही और इसको पित्त को बाइल जूस भी कहा जाता है, ये भी यहाँ रखिएगा। ठीक, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। इसमें फंस पौधों के किस भाग में आते हैं, जो फंस होते हैं वो पौधों के किस भाग में आते हैं, तो वो टेरिडोफाइटा के भाग में आते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसके उदाहरण की बात करते हैं तो जैसे जलीय फर्न है, मर्सिलिया है, साल्विनिया है, वट है, ये सभी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, एंटीबायोटिक का आविष्कार किसने किया था। एंटीबायोटिक का आविष्कार किसने किया था, तो ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया है, डी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट है, परमाणु बंध क्यों बनते हैं। परमाणु बंध क्यों बनते हैं, चलिए 46 नंबर का प्रश्न, ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। क्योंकि स्थिति ऊर्जा को घटाने और स्थिरता प्राप्त करने के लिए परमाणु बंध बनते हैं। ऑप्शन नंबर पहला ही बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा, नहीं तो परमाणु बम के जो बनने की परस्पर क्रिया होती है, इसमें क्या होता है, परमाणु परस्पर एक दूसरे के जुड़कर अणु बनाते हैं और बंध बनाने से परमाणु अस्थायित्व होती है उसको प्राप्त कर लेते हैं, जिससे स्वतंत्र परमाणु की तुलना में अणु अपेक्षाकृत अस्थायी हो जाते हैं। ठीक, इस प्रकार से परमाणु बंध बनाते हैं, यही इसका कारण है, इसलिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है आपका कि किस प्रकार का पानी अशुद्धियों से पूर्णतः मुक्त माना जाता है। तो यहाँ पे जो पानी मुक्त माना जाता है वो आशुद्ध जल है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। आशुद्ध जल का मतलब होता है डिस्टिलाइज वाटर है, जिसको हम लोग आरओ वाला पानी कहते हैं, वही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सबसे शुद्ध होता है, भी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है जिसमें लिखा गया है कि मिल्वेसाइसिन का किसके साथ उन्मूलन में प्रयोग किया जाता है। कृषि कवक के, कृषि कीटक के, या फिर कृषि शाक के, या फिर कृषि निराना की। 48 नंबर का प्रश्न है, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन, कृषि कीटक बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन सही होने के साथ नेक्स्ट पे चलते हैं। मानव शरीर में आंतों के बैक्टीरिया निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण जो है करते हैं। विटामिन के का, प्रोटीन का, वसा का, विटामिन डी का। तो यहाँ पे जो संश्लेषण करते हैं वो विटामिन के का संश्लेषण करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा, इसमें भी फर्स्ट बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, स्पेस है, उसके बाद में पौधों का भौतिक स्वरूप और बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है, यानी किस में किया जाता है। तो इसमें फाइटोमॉर्फोलॉजी में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ गणित का पोर्शन यहाँ आया है। गणित के पोर्शन को हम लोग स्किप करते हैं। जो भी हमारे पुराने साथी देख रहे हैं उनको क्लियर है, और जो भी नए जुड़कर देख रहे हैं वो ध्यान दें कि इसके PDF को हम लोग जो है अपने टेलीग्राम चैनल द मास्टर प्रकाश क्लासेस को डालते हैं। वहाँ पर आप लोग जाइए और द मास्टर प्रकाश क्लासेस को सर्च करके फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे इसके PDF आप लोग को प्राप्त हो जाएगा, और PDF जब मिल जाएगा तो उसको वहाँ पे आप लोग आराम से बैठकर अच्छी तरह से सॉल्व कर लीजिए। और नहीं सॉल्व करना चाहते हैं, इसको सॉल्वेशन चाहते हैं, सॉल्यूशन चाहते हैं, तो हमारे सर के द्वारा जो है इसके सॉल्यूशन को जो है क्लास लेकर जो है डिटेल में पढ़ाया जा रहा है। वहाँ से जाकर आप लोग इसके जो है पढ़ सकते हैं। ठीक, क्लियर। चलिए हम लोग अगले पोर्शन पे चलते हैं। और इस पोर्शन यानी 71 नंबर का प्रश्न है। इसमें जो है ताजमहल के अंदर के उद्यान को किस रूप में जाना जाता है। मुगल गार्डन, ताज बगीचा, ताजमहल गार्डन, या फिर महल बगीचा। जो ताजमहल का अंदर का उद्यान है उसको किस रूप में जाना जाता है, ये बताना है। क्वेश्चन अच्छा है। और बात करते हैं ताजमहल के निर्माण की, तो इसका निर्माण शाहजहां के द्वारा 1661 से लेकर के 1653 तक कराया गया था।
ठीक है, तो सभी को मालूम है कि बेगम मुमताज़ महल के यादगार में इसको बनवाया गया था। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है पहला सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग क्या कहते हैं, मुगल गार्डन के नाम से जानते हैं। पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। और अगला प्रश्न है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा था, पंजाब था, मोहनजोदड़ो था या फिर सिंध था? तो ये हड़प्पा जो था ये सबसे पहला खोजा जाने वाला शहर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। वही बात करते हैं सी की मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो की मृतकों का टीला कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। पूछा जा सकता है कि मोहनजोदड़ो को और किस नाम से या किस नाम से जाना जाता है, तो उसको मृतकों के टीले के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। लेकिन पहला ऑप्शन यहाँ पे हड़प्पा सबसे पहला खोजा जाने वाला भारत का पुराना शहर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र स्थित है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। 73 नंबर का प्रश्न ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल पश्चिम बंगाल सही हो जाएगा। डी ऑप्शन सही होने के साथ नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इसमें संविधान का निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन सा है? भारत है, इंग्लैंड है, यूएसए है, श्रीलंका है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही, यूएसए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? चलिए, संविधान का निर्माण करने वाला भारत जो है प्रथम देश कौन है? यूएसए। यूएसए कौन है? अमेरिका थी। ठीक, क्लियर? चलिए, 74 नंबर का ऑप्शन नंबर सी। और इसके संविधान की बात करते हैं, कब किया गया था? तो ये 1789 में जो है इसका निर्माण किया था। क्लियर हो गया? चलिए, और सबसे पुराना संविधान भी इसी के संविधान को कहा भी जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा खाद्य सुरक्षा प्रणाली का एक घटक है? तो खाद्य सुरक्षा प्रणाली का एक घटक जो है वो सुरक्षित भंडार है। ऑप्शन नंबर पहला ही बिल्कुल सही होगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और ये जो है संविधान से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पे लगभग 1-2 प्रश्न से आ ही रहा है। तो चलिए बताइए, भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की जो समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य होती है? यानी कि किसकी राय जो है अनिवार्य होती है? प्रधानमंत्री की, लोकसभा अध्यक्ष की, भारत के मुख्य न्यायाधीश की या फिर सांसद के दोनों सदनों की? क्वेश्चन अच्छा है, आप लोग फटाफट जो है कमेंट बॉक्स में आंसर छाप दीजिए। तो राष्ट्रपति के प्रति जब महाभियोग लगाया जाता है तो उसके पहले सांसद के दोनों सदनों में ये पास होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया होगा। और बात करते हैं राष्ट्रपति की समय अवधि की, तो 5 वर्ष इनका समय अवधि होता है। और अनुच्छेद 61 में यानी 61 में जो है संसद के किसी भी सदन में यह प्रस्ताव लाया जा सकता है कि इसको जो लाया जा सकता है उसके बाद इसकी सूचना जो दी जाती है वो 14 दिन पूर्व इसको सूचना भी दी जाती है। इसमें जो है कितने कह सकते हैं कि कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होता है? तो 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर इसमें ज़रूरी होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए, सभी फैक्ट मालूम हो गया होगा आप लोग को कि कितना कार्यकाल होता है, किस अनुच्छेद में इनको महाभियोग लगाया जाता है और कितने दिनों बाद पूर्व सूचना दी जाती है और कितने सदस्यों को हस्ताक्षर इसमें अनिवार्य होता है। क्लियर? चलिए, बहुत अच्छे, डी बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है जो इसमें लिखा गया है, नव मल्थुसियन सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल संसाधन की कमी, ये इससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला 78 नंबर का प्रश्न है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। चलिए मिलान करना है, यानी प्राथमिक क्षेत्र और उदाहरण ये किसके अंतर्गत आएंगे? तो यहाँ पे पहला यानी प्राथमिक स्तर जो है वो मधुमक्खी पालन के अंतर्गत आएगा। द्वितीय उत्पादक जो है ये जूते और कारखाने, जूते का कारखाना जो होगा इसके अंतर्गत आएगा। क्यों? क्योंकि प्राथमिक मधुमक्खी पालन ये किसी के अंतर्गत आता है, सभी को मालूम ही है। तृतीयक जो नौकरी होती हैं, अधिकारी होते हैं, वो यानी सलाहकार संस्था जो होती है उनके अंतर्गत आ जाता है। तो चलिए देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, 1 का बी, 2 का सी, 3 का ए, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला ही यहाँ पे सही होगा। ठीक, क्लियर? चलिए, अच्छे प्रश्न, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न अच्छे आपको देखने के लिए आज मिल रहा है, तो आप लोग बिल्कुल इसके वीडियो को बिल्कुल मत करिए और भगाइए, बिल्कुल मत, देखते रहिए। ऐसे ही हम आप लोग के लिए जब तक आपकी परीक्षाएं होती नहीं तब तक जो है हमेशा प्रैक्टिस सेट आप लोग के लिए ही लेकर आते रहेंगे। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो फटाफट आप लोग लाइक कर दीजिए, इसमें कोई कंजूसी करने वाली बात नहीं है। तो चलिए फटाफट लाइक कर दीजिए जब तक इस क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं। संसदीय स्वरूप की सरकार में किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, ये बताना है। चलिए फटाफट, उम्मीद है आप लोग लाइक कर दिए हैं और वीडियो को भी फटाफट शेयर कर दीजिए।
79 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही है वो भी बिल्कुल सही है। ये जो संसदीय स्वरूप की सरकार होती है इसमें कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी भी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। क्लियर, चलिए बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रपति के संबंध भारत के राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सही है? प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात वह संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं। बी ऑप्शन है, प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं। अगला सी है, संसद के प्रत्येक सत्र को संबोधित करते हैं, या फिर संसद के को कभी संबोधित ही नहीं करते हैं। तो देखिए दोनों में, यहाँ दोनों नीचे तो ए बी सी समझ में आया होगा, लेकिन माफ़ कीजिए सी और डी समझ में आया होगा, लेकिन बी सी नहीं। यहाँ आम चुनाव की बात किया गया है और यहाँ प्रत्येक वर्ष जो प्रारंभ में संसद के प्रथम सत्र होते हैं उसको संबोधित करता है, और यहाँ आम चुनाव के पश्चात जो संसद में प्रथम सत्र होता है उसको संबोधित करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें प्रत्येक आम चुनाव जो होते हैं उसके बाद संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करता है राष्ट्रपति, यही सही कथन है, बाकी सब गलत है। तो ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है शिक्षण कौशल का, और इसमें प्रोजेक्ट शिक्षण विधि किससे संबंधित है ये बताना है। चलिए क्वेश्चन अच्छा है। यहाँ पे हमारे द्वारा जो आपका मनोविज्ञान है, कौशल शिक्षण है, सभी पोर्शन को, यानी 14 पोर्शन आपका जो आता है इसमें सुपर टेट में, सभी पोर्शन अलग अलग कराया भी जा रहा है आप लोग इसमें, जिससे दिक्कत ना होने पाए। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन यानी प्रोजेक्ट विधि किससे संबंधित है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो बी ऑप्शन यहाँ जॉन डेवी के द्वारा, जॉन डेवी से संबंधित है, बी बिल्कुल सही ऑप्शन। क्लियर, चलिए अगला प्रश्न है आपके। इसमें पूछा गया शिक्षक के व्याख्यान की गति विद्यार्थी के कार्य के ज्ञान को बाधित कर सकती है यदि वह अत्यधिक तेज या अत्यधिक धीमी है। इससे बचने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्वेश्चन अच्छा है, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर दिख ही रहा है, बताइए फटाफट कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि नई सूचना को प्रस्तुत करने के लिए तेज गति के व्याख्यान का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके, प्राथमिक शिक्षा को प्रारंभ किया था, यानी किसने किया था? मिशनरियों के द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा, राम गोपाल के द्वारा, या फिर इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो ये ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। प्राथमिक शिक्षा मिशनरी द्वारा प्रारंभ की गई थी और इस शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो है ईसाई धर्म का प्रचार करना बिल्कुल था। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? चलिए फटाफट कमेंट करके बताइए। मैंने बता भी दिया तभी आपको लोग को नहीं समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे पहला ही यानी मिशनरियों के द्वारा हुआ है। ठीक, ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, लॉर्ड मैकाले ने जो आज्ञा पत्र को दिया था वो कब बताया था? तो लॉर्ड मैकाले के द्वारा आज्ञा पत्र 1813 में बताया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। फर्स्ट ऑप्शन सही होकर नेक्स्ट पे चलेंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है, यानी कब लागू नहीं होता है? बच्चों की नियमित उपस्थिति पर, निःशक्त बच्चों पर, या फिर 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों पर, या 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे तक। तो यहाँ पे नहीं लागू होता ये बताना है। देखिए यहाँ पे 6 से 18 वर्ष दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और यहाँ पे कोई दो राय नहीं है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होने के साथ हम लोग बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न पे। और इसी के साथ ये जान लीजिए कि कक्षा 5 के जो न्यूनतम दृष्टिकोण वाले बच्चे हैं उनके साथ सामान्य बच्चों की तरह व्यवहार करना भी चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए 86 नंबर का प्रश्न है, निरीक्षण विधि में किया जाता है। तो निरीक्षण विधि में क्या किया जाता है? तो निरीक्षण विधि में दूसरों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। इसमें पूछा गया है कि मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो कमेंट करके आप लोग बताइए ऑप्शन कौन सा सही है इसका। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, विद्यार्थियों की उपलब्धि को मापना, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना, या फिर सी ऑप्शन है, यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए। डी ऑप्शन, शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना। तो यहाँ पे जो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, ये ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, बी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे सीखने में जो
होने वाली कमियों का निदान है या उपचार है, यही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, बी सही होने के साथ अगले प्रश्न में बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, आप एक कक्षा में शिक्षक के तौर पर छात्रों को प्रेरित करते हैं तो किस दिशा में प्रेरित करेंगे। चलिए, क्वेश्चन अच्छा है, कमेंट करके आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सभी ऑप्शन सही होगा। डी ऑप्शन, जैसे कि निर्देश निर्धारित कर या फिर श्यामपट्ट का प्रयोग करके, दृष्टांत या उदाहरण दे करके, छात्रों की सक्रिय भागीदारी द्वारा। डी बिल्कुल सही ऑप्शन, यहाँ पे ये सभी सही होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, इसमें है कि निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है तो किस प्रकार से किया जा सकता है, ये बताना है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही है वो पहला, समावेशी शिक्षा द्वारा, बिल्कुल सही ऑप्शन। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है समावेशी शिक्षा के द्वारा, तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, CCE में औपचारिक और योगात्मक निर्धारण का कुल मूल्य कितना प्रतिशत तक हो सकता है, तो ये बताना है। 90 नंबर का प्रश्न है, आपके स्क्रीन पर है, कमेंट करके बताइए। और यहाँ पे CCE का तात्पर्य है कंटिन्यूअस एंड कम्प्रीहेंसिव जो है इवोल्यूशन। ठीक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जिसको कहा जाता है हिंदी में, तो उसका जो है यहाँ पे 40 और 60 का रेशियो होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही बिल्कुल सही होगा, यानी कि सतत की बात करते हैं तो 40% और व्यापक मूल्यांकन जो होता है वो आपका कितना होता है, 60%। ठीक, चलिए ये यहाँ पे ये हो गया फर्स्ट ऑप्शन। बाल मनोविज्ञान का क्वेश्चन आपका आ गया है, इसमें सीखना क्या होता है ये बताना है। तो चलिए देखते हैं सीखना क्या होता है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, व्यवहार में परिवर्तन, बिल्कुल सीखना। अनुभव तथा अभ्यास का जो है परिणाम, बिल्कुल सही है। व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन, ये भी सही है। तो यहाँ पे डी बिल्कुल उपरोक्त सभी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। भूल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो चलिए बता दीजिए कमेंट करके फटाफट आप लोग। यहाँ पे अभ्यास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक के बारे में बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही होगा पहला, थॉर्नडाइक, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इन्हीं के द्वारा ही अधिगम यानी सीखने के क्षेत्र में जो प्रयास और भूल का सिद्धांत है ये प्रतिपादन किया गया था, और इनका पूरा नाम E.L. थॉर्नडाइक है, ये भी ध्यान रखिएगा। पूछा जा सकता है कि इनका पूरा नाम यानी थॉर्नडाइक का पूरा नाम क्या है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं, और अगला है, बाल विकास में गुणात्मक परिवर्तन की पहचान करें। वजन, दृष्टि, बाल और दांत। चलिए 93 नंबर का प्रश्न है, फटाफट आप लोग बताइए। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन यहाँ पे वजन बिल्कुल सही हो जाए। जैसे ही उसका गुणात्मक परिवर्तन की पहचान करना है तो उसके वजन में जो है परिवर्तन देखने के लिए सबसे पहले ही मिलेगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट है, इसमें NCF जो कहा गया है कि कौन पाठ्यचर्या NCF 2005 मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है। चलिए 94 नंबर का प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, तो ये बिल्कुल सही है, ये इसका सिद्धांत नहीं है। अंग्रेजी भाषा में यहाँ शिक्षा देना इसका कोई सिद्धांत नहीं है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा गया है। ठीक, क्लियर, सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ चलते हैं, और इसमें है कि कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चों को साथ क्या या कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसा बर्ताव करना चाहिए, ये बताना है। चलिए उम्मीद है कि सभी ऑप्शन दिख रहा होगा। फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर को बताइए। तो सी ऑप्शन बिल्कुल देखिए पढ़े होंगे, कक्षा में जो सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए और ऑडियो CD के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। किसके लिए, जो न्यून दृष्टि वाले बच्चे हैं उनके लिए ये कहा गया है। सी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि जन्म के समय जो चोट लग जाती है या भ्रूण क्षति की वजह से जो मानसिक मंदता कहलाती है वो क्या होता है, तो उसको जैविक मंदता के नाम से जानते हैं। पहला ही ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा सीखना अस्थायी होता है, रटकर, सुनकर, समझकर, देखकर। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 97 नंबर का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। यहाँ पे समझकर जो है ये बिल्कुल अस्थायी होता है। सी के बाद अगला प्रश्न आपका, एक कक्षा में जो व्यक्तिगत भिन्नताओं के क्षेत्र में हो सकते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, रुचियों के, सीखने के, चरित्र के, या फिर ये सभी। 98 नंबर का प्रश्न आपको लोग कमेंट करके बताइए। बहुत अच्छा, यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये सभी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। जैसे रुचियों के द्वारा या सीखने के द्वारा, चरित्र के द्वारा, सभी व्यक्तिगत भिन्नताएं इस क्षेत्र में हो सकती हैं, तो डी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कमेंट करके आप लोग के इसका आंसर बताना है। चलिए बताइए फटाफट। तो चलते हैं हम लोग, जो बालक स्कूल के जीवन के मध्य में अपनी आयु स्तर की कक्षा से एक नीचे की कक्षा का
कार्य करने में असमर्थ हो, मतलब कि जिस कक्षा में है उसके एक निचले वाले कक्षा के भी कार्य को न कर सके, तो उसको किस प्रकार का बालक कहा जाएगा या किस प्रकार की स्थिति में वो होगा? तो यहाँ पे वो मानसिक रूप से मंद बालक के रूप में जाना जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे। और अगला प्रश्न आपके, वाक बाधित जो बोल ना सके उस बच्चों के विकास जो है किस प्रकार से किया जा सकता है, उनको जो है विकास किया जा सकता है उनको किस प्रकार से, ये बताना है इसमें। 100 नंबर का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर आपकी स्क्रीन पर है, कमेंट करके बताइए फटाफट। बहुत अच्छे कमेंट आपका भर भर के आना चाहिए। चलिए, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक बिल्कुल कर दीजिए। से सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो फटाफट कर लीजिए। यहाँ पे 100 नंबर तक हम लोग कवर कर चुके हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही ध्वनि के उच्चारण के लिए उसकी जो है सहायता करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन। और यहाँ पे हम लोग 100 प्रश्न कर चुके हैं। अगला पोर्शन जो है ये सामान्य ज्ञान समसामयिक घटना का है। इसमें पहला प्रश्न आपका है, डेविस वार्नर किस देश के लिए क्रिकेट खेलते हैं? इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका। 101 नंबर का प्रश्न है, आपके स्क्रीन पर है, कमेंट करके फटाफट बता दीजिए। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन। ऑस्ट्रेलिया जो है, डेविड वार्नर जो है ये क्रिकेट खेलते थे और ऑस्ट्रेलिया से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है इकेबाना एक जापानी कला है, तो ये जो कि किससे संबंधित है? कागज़ को मोड़ने से, फूलों को सजाने से, पेनों की कटाई से, रेत पर चित्रकारी से। चलिए, इतना अच्छा क्वेश्चन और कलेक्शन करके हम लोग लाते हैं आप लोग के लिए, तो एक लाइक तो बिल्कुल बनता है, आप लोग फटाफट लाइक कर दीजिए। चलिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही होगा भी बिल्कुल फूलों को सजाने के लिए ये इकेबाना जो है जापानी कला जो है इससे संबंधित है। बिल्कुल सी बी बिल्कुल सही ऑप्शन, सी नहीं बी होगा। ठीक, चलिए अगला है, हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा एन अनसूटेबल बॉय का लोकार्पण किया है? ऋषि कपूर, MS धोनी, करण जौहर या फिर विक्रम सेठ। चलिए, क्वेश्चन अच्छा है, आप लोग कमेंट करके बताते रहिए आंसर को। 103 का ऑप्शन नंबर जो सही है वो सी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे करण जौहर बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर, चलिए बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है आपके, कौन सा देश हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संघ यानी IORA का सदस्य नहीं है? यहाँ पे बात करते हैं IORA के, तो इसको पूरा नाम जो है इसका इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन इसका पूरा नाम है और इसकी स्थापना 1997 में की गई थी। इसमें कुल 21 देश हैं। इसका मुख्यालय मॉरिशस में है। ऑप्शन नंबर जो पूछा गया है, एक मिनट, अच्छा हाँ, मॉरिशस तो इसका मुख्यालय है, लेकिन यहाँ पे मुख्यालय नहीं पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि सदस्य नहीं है, तो चीन इसका सदस्य नहीं है। ठीक, क्लियर, डी बिल्कुल सही ऑप्शन। लेकिन इसका मुख्यालय मॉरिशस में है, ये मैं बताने का कोशिश कर रहा था आप लोग को, तो डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपका है, 2016 में जो कबड्डी विश्व कप विजेता रही, उप विजेता रही, वो कौन सा देश रहा? थाईलैंड, ईरान, अर्जेंटीना, पाकिस्तान। तो यहाँ पे भी बिल्कुल सही, ईरान बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, किस पुस्तक ने द मैन बुकर पुरस्कार 2016 जीता है? चलिए देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर आपकी स्क्रीन पर है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन द सेल आउट बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, इसी के साथ अगला प्रश्न है, नीचे लिखे कथनों में से कौन से कथन सही हैं? उपन्यास गिलीड के लेखक डॉन बिन्सले हैं, या फिर ये सभी ऑप्शन जो भी हैं, मतलब क्या कह सकते हैं, वाक्य जो लिखे गए हैं, जैसे उपन्यास वुल्फ हाल के लेखक स्टीफन डोबिन्स हैं, या उपन्यास टू किल आ मॉकिंगबर्ड्स के लेखक हार्पर ली हैं। तो यहाँ पे नीचे आपके कूटनीति के जैसे 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या 1 2 3 तीनों सही है। यहाँ पे बताना है कौन सा सही है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पे पहला और दूसरा तो सही है, लेकिन तीसरा गलत है, इसलिए ये पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर, चलिए पढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न, 2017 फार्मूला 1 चाइनीज ग्रांप्री का विजेता कौन है? 108 नंबर का प्रश्न। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे लुइस हैमिल्टन जो है ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। भी सही होने के साथ नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इसमें पूछा गया कि ग्रैमी पुरस्कार 2016 वर्ष का रिकॉर्ड ऑफ द ईयर विजेता कौन था? तो इसके विजेता के रूप में जो जाना जाता था, पहला ऑप्शन यहाँ पे अपटाउन फंक बिल्कुल सही ऑप्शन। क्लियर, बहुत अच्छे, पहला ऑप्शन सही होने के साथ नेक्स्ट पे चलते हैं। इसको हम थोड़ा तेज़ी के साथ इसलिए कर रहे हैं कि आप लोग का जो है समय भी बच जाए और ये क्वेश्चन को जो है आप लोग रिपीट करते चलिए, क्योंकि ये पुराना करंट अफेयर है, ये थोड़ा आने की संभावना नहीं है, बट स्टैटिक जीके के रूप में पूछा जा सकता है, इसलिए थोड़ा दिमाग में आपके रहेगा, तो भूलने की जो है थोड़ा चांस कम रहेंगे। और क्वेश्चन अगर आप लोग देखते हैं, एक बार सुने रहेंगे, तो क्वेश्चन समय से याद आ जाता है कभी कभी। ठीक, तो ध्यान रखिए, सुनते चलिए बस। यहाँ पे सी
इसका जो था पहला उसके बाद 109 का पहला सही था। 10 पे चलते हैं, 10 का कौन सा क्वेश्चन सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए 3 सेंटेंस लिखे गए हैं, इसको पढ़िए और ऑप्शन नीचे बताना है। कौन सा कथन सही नहीं है? अच्छा यहाँ पे नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही नहीं है। एक मिनट, यानी कि ये तीनों में बताना है कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे दूसरा प्रश्न ये सेंटेंस जो है ये सही नहीं है, बाकी पहला और तीसरा सही है, तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। क्लियर, सी ऑप्शन सही होने के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा देश बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल का सदस्य नहीं है। ये यहाँ पे जो भी है देख लीजिए आप लोग, कौन सा सदस्य नहीं है इसका, बंगाल की खाड़ी का पहल जो BIMSTEC का है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल, पाकिस्तान इसका सदस्य नहीं है, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 2014 फीफा विश्व कप का विजेता देश कौन सा था? तो डी बिल्कुल सही, ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2017 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार किसे मिला है? तो 2017 की बात किया गया है। देखिए ध्यान से, यहाँ सब ये सब स्टैटिक जीके के प्रश्न आपके हैं, ठीक है, करंट अफेयर बिल्कुल मान के चलिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा बी मूनलाइट, इसका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि कौन सा कथन सही है? 3 सेंटेंस यहाँ भी लिखे गए हैं, नीचे क्वेश्चन आंसर आपको दिख रहा होगा। तो कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है, इसलिए पहला ऑप्शन बिल्कुल सही, 1 और 2 सही हो जाएगा। ठीक, पढ़ लीजिएगा इसको। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, इसमें है 2015 रग्बी विश्व कप पुरुष का विजेता कौन था? चलिए 115 नंबर का प्रश्न, ऑप्शन नंबर पहला इसका न्यूजीलैंड बिल्कुल सही था। 2015 रग्बी का जो विश्व कप का पुरुष विजेता था वो न्यूजीलैंड रहा। अगला प्रश्न है 2017 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए जो 62वां फिल्म फेयर पुरस्कार मिला है वो किसको मिला है? दंगल को, रुस्तम को, या फिर एयरलिफ्ट को, उड़ता पंजाब को? तो यहाँ पे ये दंगल बिल्कुल सही है। 2017 में 62वां फिल्म फेयर पुरस्कार, और अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि 2017 का जो है एक फिल्म से संबंधित था। ये नाम है आपका, यहाँ पे देखिए ऑस्कर अवार्ड किसको मिला था? मूनलाइट को मिला था। और यहाँ पे जो है कौन सा पुरस्कार था ये? यहाँ पे ये है 62वां फिल्म फेयर पुरस्कार, तो यहाँ पे दंगल को दिया गया है। ठीक, यहाँ रखिएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न 117 का है ग्रैमी पुरस्कार 2016 वर्ष का जो सॉन्ग रहा, सॉन्ग ऑफ द ईयर, ये इसके विजेता कौन रहे? यानी कौन सा था? 117 का ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा वो डी बिल्कुल सही। यहाँ पे थिंक आउट लाउड बिल्कुल सही ऑप्शन, यानी कि डी बिल्कुल सही ऑप्शन आपका होगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। इसमें गलत युग्म कौन सा है ये बताना है। चलिए, जैसे कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है, वाराणसी सीमेंट के लिए जाना जाता है, नहीं, वाराणसी बनारसी साड़ियों के लिए जाना जाता है। देखिए यहाँ पे पहला, यानी कि यहाँ पे इंगित, गलत को इंगित करना है, तो बी बिल्कुल सही ऑप्शन। सीमेंट चुर्क के लिए जाना जाता है, यानी चुर्क जो होता है सीमेंट के लिए जाना जाता है, लेकिन बनारस जो है ये बनारसी साड़ी के लिए, यानी साड़ियों के लिए, या फिर कह सकते हैं कपड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है। मेरठ चीनी के लिए, सहारनपुर कागज़ के लिए। क्लियर है, यहाँ तो भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो गया है। अगला प्रश्न है कौन सा देश दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? चलिए बताइए आप लोग कमेंट करके बताइए, कहीं तेज़ी से तो नहीं चला जा रहा, थोड़ा स्लो हो जाएंगे। पहला ऑप्शन है चीन, श्रीलंका, भूटान, भारत। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन चाइना बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है वे ग्रह कौन हैं जिनके चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह नहीं होते हैं? 120 नंबर का प्रश्न है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन, बुध और शुक्र जो हैं इन्हीं के जो हैं कोई उपग्रह नहीं है, बाकी सभी के उपग्रह हैं, तो बी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है वह कौन है जिसे भारतीय न होने पर भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? भारतीय भी नहीं है और भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया है, तो ये नेल्सन मंडेला जी हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। क्लियर, चलिए बहुत अच्छे। इसी के साथ हम लोग, और यहाँ एक बात और, इन्होंने जो है 1990 में दक्षिण अफ्रीका में जो है 1990 में राष्ट्रपति का कार्यभार भी संभाला है। और ये जो है, अच्छा एक मिनट, ये 1990 में इनको भारत रत्न दिया गया था, ठीक, अपने यहाँ। और ये अफ्रीका के भूतपूर्व जो हैं राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है सलमान रुश्दी के नवीनतम उपन्यास का नाम क्या है? तो इसका नाम जो है
द मूर्स लास्ट साइन। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकारों की जो विश्वव्यापी घोषणा है वो कब स्वीकृत की गई थी? क्वेश्चन अच्छा है, बताइए आप लोग। तो यहाँ पे भी 10 दिसंबर 1948 को, ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य इसमें होते हैं जिनके पास वीटो पावर होती है। वहीं वीटो पावर का अर्थ होता है कि जो निषेधाधिकार जिसका उपयोग करके सुरक्षा परिषद में किया जा सकता है। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। इसमें संयुक्त राष्ट्र में 5 महाशक्तियाँ शक्तियाँ निषेधाधिकार का प्रयोग किस में करती हैं? तो चलिए देखिए, अभी हमने जो है ऊपर के क्वेश्चनों में देखा था और मैंने पहले ही बता दिया था, तो ये सुरक्षा परिषद से है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि कौन यूनेस्को का अध्यक्ष रहा है? इसमें देखिए कौन भारतीय है, अच्छा भारतीय कौन है जो यूनेस्को के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाल चुके हैं? तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है ये भारतीय भी हैं और यूनेस्को के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार कर चुके हैं। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? बहुत अच्छा, देखिए एक विश्व बैंक है और एक जो है IMF है, तो ये दोनों जो है जुड़वा बहनें के रूप में जानी जाती हैं और इसका मुख्यालय जो है अमेरिका के वाशिंगटन में है, जहाँ पर उसका जो है राजधानी है अमेरिका का। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिवर्ष खेली जाने वाली 4 ग्रांड स्लैम जो टेनिस प्रतियोगिता में प्रथम कौन सी होती है ये बताना है। 127 नंबर का प्रश्न है, बताइए फटाफट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है इसमें प्रथम रही है। ठीक, डी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, 2014 का नोबेल पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी को किस क्षेत्र के लिए दिया गया है? तो इनको शांति के लिए दिया गया है पुरस्कार। ऑप्शन नंबर ए बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वह कौन सा भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी है जिसने अपनी प्रथम टेस्ट मैच में लगातार शतक बनाने का अद्वितीय कीर्तिमान बनाया है? चलिए ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख ही रहा है, फटाफट बताइए। तो मोहम्मद अजहरुद्दीन नाम है, बी बिल्कुल सही। इन्होंने ही जो है प्रथम टेस्ट मैच में ही लगातार शतक बनाने का अद्वितीय कीर्तिमान बनाया है, बी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इसमें है, क्रिकेट का प्रथम विश्व कप कब आयोजित हुआ था? तो क्रिकेट का विश्व कप जो आयोजित हुआ था वो 1975 में। ऑप्शन नंबर पहला इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा और यह विश्व कप इंग्लैंड में आयोजित हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए बहुत अच्छा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, यहाँ पे एक रीजनिंग का प्रश्न है, इसके क्वेश्चन को आंसर को बताएंगे आप लोग, इसको सॉल्व करिएगा। चलिए, तो यहाँ पे जिस प्रकार से स्केटिंग का संबंध रिंग से है उसी प्रकार बेसबॉल का संबंध किससे है? तो बेसबॉल किस में खेला जाता है? डायमंड में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर, चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न है आपका, पहले दो अक्षरों के बीच एक निश्चित संबंध है और उसी प्रस्थान से शब्दों का समूह करना है जो तीसरे शब्द के साथ वैसे ही संबंध रखता है। यानी कि जिस प्रकार से योद्धा जो है तलवार से संबंध रखता है उसी प्रकार शिल्पकार किससे संबंधित है? तो शिल्पकार छेनी से संबंधित है, छेनी से ही तो मूर्तियों को शिल्प बनाएगा, यानी शिल्पकार करेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल छेनी सही हो जाएगा। क्लियर, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पे पूछा गया है कि आकृतियों में कौन पुरुष पिता तथा वकीलों के बीच संबंध को दर्शाती है? देखिए पुरुष जो है वो पिता भी हो सकता है और वकील भी हो सकता है, तो पुरुष के अंतर्गत दोनों आएंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे? एक बात और, पुरुष तो दोनों हो सकते हैं लेकिन पिता जो होते हैं वो वकील भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये जो है पहला सही होगा। क्लियर, ये आप लोग सी को मार रहे हैं तो सी बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ पे पहला ऑप्शन सही होगा। क्लियर, क्यों? मैंने पहले बता दिया, क्योंकि एक पिता जो है वो वकील के रूप में भी कार्य कर सकता है, लेकिन यहाँ पे देखिए इसलिए ये सही होगा। क्लियर, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि कौन सा समूह क्रमवार रखने पर वह श्रृंखला को पूरा करेगा? तो यहाँ पर ABCD आएगा, ध्यान दीजिए ABCD, यानी कि उसके बाद बीच में थोड़ा बदलाव भी होगा, ABCD, फिर उसके बाद फिर BACD, उसके बाद फिर BACD, 2 बार यहाँ पे BACD आएगा बीच में, उसके बाद फिर BCDA, फिर ABCDA। क्लियर,
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। इसको रखेंगे तो ये सेंटेंस सही मतलब जो है पूरा से आपका आंसर बन जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न पे बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, ये जब इसको जो है इंग्लिश में ये लिखा जा सकता है और क्लियर को ये लिखा जा सकता है, स्पेयर को इसे लिखा जा सकता है, तो यहाँ पे इसको क्या लिखा जा सकता है, CARETS को क्या लिखा जा सकता है ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे कुछ करना नहीं है, यहाँ पे अगले एक एक अंक जो है बढ़ा दिया गया है। जैसे इसके लिए 1 है, इसके लिए इस शब्द के लिए 2 हैं और इसके लिए 3, इसके लिए 4 है। उसी प्रकार से यहाँ पर आगे भी बढ़ाया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला सही होगा, इसको मिलान कर लीजिए आप लोग, सही आंसर हो जाएगा। जैसे C बराबर 5, A बराबर 8, R बराबर 4, E बराबर 7, T बराबर 1 और S बराबर 9 यहाँ पे आएगा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न यानी सूचना कंप्यूटर का प्रश्न है, लाइन का पूरा रूप बताना है। चलिए क्वेश्चन अच्छा है, बताइए लाइन का पूरा नाम। ये तो इजी प्रश्न है, सभी लोग को मालूम है, सबकी जुबान पर होना चाहिए। लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर यहाँ पे लाइन वैन ये सब का स्पेलिंग आप लोग बिल्कुल याद करके रखिए। ALU CPU ये सब कंप्यूटर के सब शॉर्टकट्स नेम हैं, इसको आप लोग बिल्कुल अच्छे से याद करके रखिए क्योंकि ये सब अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न होता है। तो भी बिल्कुल लोकल एरिया नेटवर्क बिल्कुल सही है लाइन का पूरा नाम। अगला प्रश्न है, 1 मेगाबाइट कितने बाइट्स के समतुल्य होता है। 1 मेगाबाइट का मतलब है 1 MB बराबर कितने बाइट्स के होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो पहला ही सही हो जाएगा। 1 बाइट बराबर 1024 बाइट के होता है। वहीं पे बात करते हैं 1024 MB यानी मेगाबाइट बराबर 1 GB के बराबर हो जाता है। क्लियर। और वहीं पे 1 बाइट बराबर होता है 1024 बिट के, 1 मिनट, 1 बाइट बराबर 8 बिट के होता है। ठीक, ये थोड़ा छोटा इकाई है, सबसे छोटी इकाई बिट होती है, ये ध्यान रखिएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, HTML का अर्थ क्या, यानी कि इसका भी पूरा नाम बताना है यहाँ पे। चलिए देखते हैं HTML का पूरा नाम क्या है। क्वेश्चन अच्छा है। ऑप्शन नंबर 38 का जो सही हो जाएगा वो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। हाइपर टेक्स्ट मार्क्स अप लैंग्वेज बिल्कुल सही ऑप्शन। यानी कि इसकी बात करते हैं तो इसका जो है खोज 1889 में टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया था, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की, HTML की। ठीक, तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, विश्व भर के अनेक विंडोज पर्सनल कंप्यूटर किस वर्ष लबबग नाम वायरस का शिकार हो गए थे। तो ये जो शिकार हुए थे सन 2000 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, ये बाइनरी संख्या में आपको बताना है कि ये बाइनरी संख्या इसकी क्या हो जाएगी। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन बिल्कुल 11 सही हो जाएगा। इसको निकालते कैसे हैं, तो यहाँ पे ये पहली संख्या जो लिखी गई है 1 गुणे 2 की घात 3 कर देंगे। ठीक, क्योंकि ये इस प्रकार से निकालते हैं। उसके बाद फिर धन लगाएंगे। फिर अगला जब स्टेप होगा 1 गुणे 2 की घात 1 हो जाएगा, फिर प्लस लगाएंगे आगे। उसके बाद फिर 1 गुणे 2 की घात 0 कर देंगे। तो यहाँ पे इसका मान जो निकालेंगे तो 8 आ जाएगा, प्लस इसका मान जो निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, और प्लस इसका मान जो निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 8 2 10 1 11 हो गया। कितना हो गया, 11 हो गया। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन। क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले पोर्शन पे। अगला पोर्शन आपके स्क्रीन पर, विद्यालय में जो परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है वो क्या है। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, फटाफट कमेंट करके बता दीजिए। 141 का ऑप्शन नंबर जो सही होगा भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। यहाँ पे वह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न पे, पुरस्कार एवं दंड क्या होते हैं। पुरस्कार एवं दंड जो है वो कृत्रिम प्रेरक है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही ऑप्शन। और सी ऑप्शन सही होने के साथ अगले प्रश्न पे हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक प्रभावी जो शिक्षार्थी के गुण हैं वो क्या होते हैं। 142 नंबर का कमेंट करके आप लोग आंसर बताइए। 143 है, 145 हो गया, 142 हो गया है, 143 बताइए। स्वनिर्देशन, जिज्ञासु और मुक्त विचारधारा, या स्वजागरूकता, या उपरोक्त सभी। ये आपका टिपिकल क्वेश्चन है, आप लोग को इसको कमेंट करके बताना है आंसर को। वैसे ये यहाँ पे देखा जाए उपरोक्त सभी भी दिया गया है, और ये जो है एक प्रभावी शिक्षार्थी के गुण के बारे में पूछा गया है, या स्वजागरूकता भी। ये दोनों ऑप्शन में कन्फ्यूजन है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही यहाँ पे होगा, क्योंकि स्वनिर्देशन भी होगा, जिज्ञासु और मुक्त विचार मुक्त धारा के भी होगा, जो प्रभावी विद्यार्थी के गुण होते हैं। तो ये सही है। ठीक, डी बिल्कुल सही ऑप्शन। क्लियर है, डी पे लगाइए। इसी के साथ अगला, और आप लोग भी उस प्रश्न के ऊपर जो है ऊपर जो गया 43 का नंबर का, इस पर अपनी राय भी बताइएगा कौन सा सही हो सकता है। क्लियर। चलिए 144 नंबर का प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है।
तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही नहीं है, ये हमेशा सफल होते हैं। सी बिल्कुल सही ऑप्शन। क्लियर। अगला प्रश्न है, आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो शिक्षक की भूमिका होती है वो कौन सी है? 145 नंबर का प्रश्न, नंबर ऑप्शन पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की जो है रूप में एक शिक्षक प्रक्रिया यानी अधिगम प्रक्रिया को कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, इसमें पूछा गया कौन से अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये संविधान के भाग 3 में जो क्या कहते हैं मौलिक अधिकार है उसी का ये पार्ट है। यहाँ पे पूछा गया है कि ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक सभी में समता का अधिकार का प्रावधान है। ठीक। क्लियर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, एक उत्तम शिक्षक वह है जो क्या करें? 147 नंबर का बताइए फटाफट। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही यहाँ पे, छात्र में वांछित व्यवहारगत परिवर्तन करता है, ये उस उत्तम शिक्षक के रूप में जाना जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन। और 148 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, चलिए बताइए आंसर कौन सा सही होगा। कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? ऑप्शन तो पढ़िए पहले फटाफट, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। जैसे बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति जो होती है यही अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है। बी बिल्कुल सही ऑप्शन। क्लियर। बहुत अच्छे। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे अपना राय कि हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक बिल्कुल करिए, ना भूलिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, निर्देशन आवश्यक है। तो निर्देशन जो है वो किस लिए आवश्यक है? ये वीडियो थोड़ा आप लोग का क्वेश्चन देखने में या कटने में कट जाएगा, थोड़ा समस्या होगी, तो इसके लिए परेशान नहीं होना है। हम सभी ऑप्शन पढ़ के बताएंगे। निर्देशन की आवश्यकता जो होती है मानव की क्षमता के विकास के लिए है, मानव जीवन की समस्या के समाधान के लिए है, व्यक्ति के निजी गुणों के विकास के लिए है, या उपरोक्त सभी के लिए है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी के लिए ये आवश्यक है निर्देशन। क्लियर। डी सही होने के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं। और ये इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है। इसमें पूछा गया कि मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। तो मौलिक अधिकार जो हैं व्यक्ति के वो कब निलंबित किए जा सकते हैं ये बताना है, और किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, विधि मंत्री के द्वारा, या फिर प्रधानमंत्री के द्वारा। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो बात करते हैं यहाँ पे अनुच्छेद 352 की। कितने की? अनुच्छेद 352 की। जब 352 अनुच्छेद लग जाता है और ये राष्ट्रीय आपातकाल के समय लगता है, यानी राष्ट्रीय आपात का जो है अनुच्छेद 352 में जो वर्णन किया गया है उसी के समक्ष ये लगाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसमें जो है अधिकारों को स्वेच्छा से ये निलंबित हो जाते हैं। ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, और ये राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। बी बिल्कुल सही होने के साथ हम लोग यहाँ पे 150 प्रश्नों को कवर कर चुके हैं। आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट करके अपनी राय बताएं, और कितना क्वेश्चन सही हुआ है ये भी बताइए। और हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत थैंक यू एंड धन्यवाद।